नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। सिटी सेंटर राजधानी दिल्ली से आपके लिए लेकर हम हाजिर हैं और यहां पर सिटी सेंटर में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे। काफ़ी मंथन के बाद महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार तो यहां पर हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल में जिनको जगह नहीं मिली है उनकी निराशा भी अब धीरे धीरे करके सामने आने लगी है। देवेंद्र फडणवीस सरकार में छगन भुजबल को इस बार मौका नहीं मिला और इस पर उनकी थोड़ी निराशा भी उन्होंने जाहिर की है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि उनका राजनीतिक करियर अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे बघू, जहाँ नहीं चाइना वहाँ नहीं। जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। एनसीपी नेता छगन भुजबल का दर्द आज कुछ इस अंदाज में झलका। ये पहला मौका है जब भुजबल को मंत्री पद से वंचित रहना पड़ा। फडणवीस मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर भुजबल ने नाराजगी जताने में देरी नहीं की। बिना नाम लिए देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों को निशाने पर लिया और कहा कि मनोज जरांगे पाटिल पर बोलने की वजह से शायद उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। त्याचं बक्षीस मिळालं ना। अरे मी काय एक सामान्य जरांगे के खिलाफ लड़ने का इनाम मुझे मिला है। ऐसे कितनी बार मंत्री पद मुझे मिला और गया भी, लेकिन छगन भुजबल कभी खत्म नहीं हुआ। छगन भुजबळ काही संपला नाही ना। एनसीपी कोटे से इस बार 10 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। भुजबल की तरह सीनियर नेता दिलीप वलसे पाटिल का भी पत्ता कट गया। भुजबल को महाराष्ट्र में ओबीसी का बड़ा नेता माना जाता रहा है। भुजबल की उम्र 77 साल है। शायद यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन नासिक में उनके समर्थकों ने उन्हें मंत्री न बनाए जाने के चलते जमकर नाराजगी जताई, टायर जलाकर विरोध दर्ज कराया। भुजबल भी नागपुर का सत्र छोड़कर समर्थकों से मिलने नासिक के लिए रवाना हो गए हैं। अब जयपुर की बात करते हैं। जयपुर के कोचिंग संस्थान में गैस लीक होने की वजह से कई छात्र यहां पर बेहोश हो गए थे, जिनको अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अब इस मामले की जांच के लिए नगर निगम ने यहां पर 5 लोगों की कमेटी का गठन किया है। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट आप वहां से देखिए। ये है जयपुर की कोटा फैक्ट्री। शहर के गोपालपुरा में एक इमारत से सटी दूसरी इमारतें, जहां चल रहा है कोचिंग का व्यापार। रविवार शाम को 300 से ज्यादा बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठकर रीट की कोचिंग ले रहे थे, जब अचानक उन्हें किसी तेज गंध का एहसास हुआ। बच्चे खांसने लगे और देखते ही देखते इनमें से 10 छात्र बेहोश हो गए। भगदड़ की स्थिति मचने लगी। बच्चे एक ही दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हम उस क्लास में मौजूद थे। सबसे पहले लड़कियों की तरफ से आई सी कुछ अजीब सी स्माइल है। फिर सबको खांसी आने लगी और खांसी आने के बाद सब उठाने लगे, कुछ को चक्कर आने लगा और उसके बाद हम वहाँ से सभी को हटा दिया। उसमें अभी कोई प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं आया है कि ये कह सकें कि गैस की वजह से आया। सीवरेज का आसपास में कोई ऐसा कारण ही नहीं बनता है कि जहाँ एक कमेटी गठित करके जांच करवा रहे हैं। लाखों की संख्या में यहाँ छात्र रोज कोचिंग करने पहुँचते हैं। बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं और ये सारा कुछ प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। यहां आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और इसी सिलसिले में यूपी परिवहन की जो बसें हैं उनको भी सुधारा और सजाया जा रहा है। गोरखपुर के राप्ती नगर डिपो में खराब पड़ी बसों की मरम्मत हो रही है। डेंटिंग पेंटिंग भी जारी है। बसों को भगवा रंग में रंगा जा रहा है। गोरखपुर परिक्षेत्र से होती हुई 3000 बसें प्रयागराज के लिए चलेंगी। फिर हम दुर्जनपुर में हमारी गाड़ियां दुर्जनपुर तक जाएंगी। वहां से हमारी ही रोडवेज की लगभग 300 शटल बसें चलेंगी, जो यात्रियों को संगम तक ले जाएंगी। मुफ्त सेवाएं यात्रियों के लिए निःशुल्क होंगी। इसमें गोरखपुर की भी 50 बसें जाने की संभावना है। उम्मीद है कि इस बार अच्छी संख्या में हमारे श्रद्धालु लोग आएंगे। प्रयागराज तक इन बसों का किराया देना होगा। इसके बाद कुंभ क्षेत्र तक निःशुल्क शटल सेवा होगी। शटल सेवा जो अस्थायी बस स्टेशन है, प्रयागराज में पहुंच के वहां से संगम तक जाने में किराया नहीं है। बसों में लग्जरी सीटें होंगी। बसों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें भी होंगी।
बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले की तर्ज पर क्या कर्नाटक में भी पीडीएस घोटाला हुआ है? सीएजी की जांच रिपोर्ट में कुछ बातें सामने आई हैं जो इसी ओर इशारा करती हैं। दरअसल निजी वाहनों के कुछ बिल सीएजी की नजर में आए हैं, जिसमें ये बात निकल कर आई है कि वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर क्षमता से 30 गुना तक ज्यादा अनाज ढोया गया, जो असंभव है। क्या 7.5 क्विंटल वजन ढोने वाला मिनी ट्रक एक बार में 288 क्विंटल माल ले जा सकता है? एक कार क्या एक बार में 244 क्विंटल अनाज ढो सकती है? सीएजी की रिपोर्ट में ये सारे सवाल उठाए गए हैं, जो बिहार के चारा घोटाला की तरह कर्नाटका में पीडीएस घोटाले की ओर इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक मिनी ट्रक ने 2 बार 280 क्विंटल से ज्यादा अनाज ढोया। एक 3 व्हीलर ने एक ट्रिप में 300 किलो अनाज ढोया। 7 जिलों में 2510 ट्रक की पे स्लिप दी गई। इनमें से 1725 ऐसी गाड़ियां थी जिन्हें माल ढोने की इजाजत नहीं थी। जो सीएजी की रिपोर्ट विरोधी दलों की सरकारों में सिर्फ उनको लेके हंगामा करते हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ये गड़बड़ी 2017 से 2022 के बीच पाई गई। इस दौरान कांग्रेस तकरीबन 1.5 साल सरकार में थी। कांग्रेस जेडीएस की साझा सरकार 1.5 साल और तकरीबन 3 साल बीजेपी की सरकार शासन में थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता पाने का सपना देख रही है और इसके लिए यहां पर पार्टी महिलाओं को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है। और ये सब इसलिए क्योंकि दिल्ली में महिला वोटर पार्टी का खेल बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। अतुल रंजन की रिपोर्ट आप देखिए। साल 2007 में जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूली छात्राओं को साइकिल देने की योजना शुरू की, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एकाध दशक बाद भारत के चुनावी परिदृश्य में महिला वोटर एक अलग, एक ताकतवर ब्लॉक बनकर उभरेंगी। पिछले कुछ सालों में चुनाव दर चुनाव पार्टियां, चाहे वह सत्ता बचाने की कोशिश में हो या सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही हों, सभी महिला वोटरों को अपने साथ लामबंद करने की फिराक में होती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन महिला वोटरों में पैठ बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। दिल्ली के चुनावी गणित में महिला वोटरों का प्रभाव इस बात से समझा जा सकता है कि दिल्ली में कुल 1 करोड़ 53 लाख मतदाता हैं, जिनमें महिला वोटरों की संख्या तकरीबन 70 लाख है, जो कि 46% का एक बड़ा वोट बैंक बनता है। 2020 के चुनाव में 30 ऐसे सीट थे जहां पर पुरुषों से अधिक महिलाओं ने वोट डाले। दिल्ली में 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या तकरीबन 70 लाख है और इस वक्त दिल्ली का नेतृत्व भी एक महिला मुख्यमंत्री कर रही हैं। जेल से बाहर आने के बाद जब केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली के इतिहास की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके पीछे का राजनीतिक संदेश किसी से छुपा नहीं रहा। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। दिल्ली के सरकारी बसों में महिलाओं के लिए सफर पहले से ही फ्री है। अब जब चुनाव नजदीक आए हैं, तो आम आदमी पार्टी ने गरीब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए सम्मान राशि की घोषणा कर दी। साथ ही यह भी वादा किया कि सत्ता में वापसी पर यह रकम बढ़ाकर 2100 रुपए कर दी जाएगी और अब उनकी सुरक्षा का मुद्दा लेकर मैदान में उतर आई है। तो महिलाओं को हम एज ए वोटर नहीं लेते हैं। महिलाएं 12 साल से 10 साल से हमारे साथ हैं। उन्हें पता है कि उनकी जो ग्राउंड रियलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी डे टू डे जिंदगी, उनके हाथ में थोड़ा सा पैसा आए, उनकी बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, उनके लिए बस में राइड फ्री हो, ये सब चीजें मैटर करती हैं। और इसी की वजह से महिलाओं की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, उनका काम करने की रेट बढ़ी है, वो बाहर जाके काम करके अपना पैसा कमा सकती हैं और अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकती हैं। तो हमारे लिए महिलाएं वोटर्स नहीं है, दे आर इंडिविजुअल्स विद ग्रेट पोटेंशियल। दिल्ली से पहले झारखंड और महाराष्ट्र में महिलाओं को लुभाने की राजनीति रंग ला चुकी है। ऐसे में 1998 से ही दिल्ली की सत्ता से दूर भाजपा भी आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए बड़े ऐलान कर सकती है।
दिल्ली से अतुल रंजन की रिपोर्ट। 23 फरवरी से महिला प्रीमियर लीग 2025 की शुरुआत हो रही है और इस बार के प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं सिमरन शेख। 1.9 करोड़ रुपए में गुजरात जायंट्स ने उनको खरीदा है। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सिमरन शेख जो हैं वो बहुत सामान्य परिवार से आती हैं और बहुत स्ट्रगल के बाद वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। एक रिपोर्ट उनके बारे में आपको दिखाते हैं। धारावी की इन्हीं झुकी बस्तियों से निकली है सिमरन शेख। महिला प्रीमियर लीग 2025 की सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी है। मुंबई की इस ऑलराउंडर को गुजरात जायंट्स ने 1.9 करोड़ रुपए में खरीदा है। उनकी बेस प्राइस केवल 10 लाख रुपए थी। एक्साइटेड हूँ मैं भी कि बहुत अच्छा लगा कि धारावी से निकल के इतने बड़े मकाम पे पहुंचना, तो बहुत खुशी की बात है मेरी। जब स्टार्टिंग में खेलते थे तो स्कॉफ लगा के जाते थे, तो सब बोलते थे क्या स्कॉफ लगा के जाती है, कैसा लग रहा है तेरे को, सब ताने आने देते थे, तो थोड़ा खुद पे ही बुरा लगता था। लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे करना है खुद के लिए। 22 साल की सिमरन शेख ने 2023 में यूपी वॉरियर्स के लिए WPL से डेब्यू किया था। बीते साल बिना बिके रह गई थी, लेकिन सीनियर महिला T20 ट्रॉफी में 11 मैचों में 176 रन बनाने और 47 का शीर्ष स्कोर करने के बाद उन्होंने फिर से अपनी प्रतिभा साबित की। यही कारण है कि नीलामी में उनकी भारी मांग रही। गुजरात जायंट्स के मुख्य कोच माइकल क्लिंगर ने सिमरन के चुने जाने पर खुशी जताई है। हम अपनी टीम में 2 पावर हिटर्स की तलाश में थे और हमें सिमरन और डिएंड्रा जैसे खिलाड़ी मिल गए, इसलिए मैं कीमत को लेकर इतना चिंतित नहीं हूँ। मैं प्रथम 2 रैंक के खिलाड़ियों को पाकर बहुत खुश हूँ। महिला प्रीमियर लीग WPL का दूसरा सीजन 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। यह टूर्नामेंट 17 मार्च तक बेंगलुरु और दिल्ली के मैदानों में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 17 मार्च को नई दिल्ली में होगा, जबकि एलिमिनेटर 15 मार्च को खेला जाएगा। इस सीजन में महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। महिला प्रीमियर लीग सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि लाखों युवा और लड़कियों के लिए उनकी प्रेरणा का स्रोत है। धारावी जैसे छोटे इलाके से निकलकर सिमरन शेख ने ये बता दिया कि मेहनत और जुनून से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ऐसे में WPL का ये सीजन सिर्फ एक खेल नहीं होगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा मंच भी साबित होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन अरुण पेडनेकर के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन की। 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रहे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो लंबे वक्त से दिल से जुड़ी हुई बीमारी से जूझ रहे थे और 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। भारतीय संगीत को विश्व स्तर तक पहुंचाने में उनका एक अहम योगदान माना जाता है। तबला मैस्ट्रो जाकिर हुसैन संगीत की दुनिया का वो चमकता सितारा थे जिसने दुनिया भर को अपने हुनर से रोशन किया। उनके देहांत की खबर से दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई। तबला वादन को समकालीन संगीत और फ्यूजन के साथ तब्दील करने में उनका अहम योगदान तो था ही, साथ ही हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत को विश्व स्तर पर ले जाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। 19 मार्च 1951 में मुंबई में जन्मे जाकिर हुसैन मशहूर तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बड़े बेटे थे और 24 घंटे तबले की थाप के बीच पले बड़े जाकिर को तबला मैस्ट्रो बनना ही था। 9 साल की उम्र से ही उन्होंने कॉन्सर्ट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और 12 साल की उम्र से देश विदेश में टूर पर जाना। जाकिर हुसैन संगीत में सरहदें लांघते गए। 1973 में अमेरिका में मशहूर गिटारिस्ट जॉन मैक्लाक्लिन के साथ मिलकर उन्होंने फ्यूजन ग्रुप
शक्ति की स्थापना की और पूर्व और पश्चिम की धुनों को मिलाकर ऐसा संगीत तैयार किया जिसने पश्चिम में लोगों का दिल जीत लिया। Grammy goes to this moment, Shakti. जाकिर हुसैन ने 2024 में एक ही रात में 3 ग्रैमी अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया। इनमें से एक अवार्ड उनके बैंड शक्ति ने भी जीता। जाकिर हुसैन ने कुल 5 ग्रैमी अवार्ड जीते। संगीत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। तबला वादन के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में संगीत तो दिया ही, साथ ही 7 फिल्मों में अभिनय भी किया, जिसमें 1997 में रिलीज हुई साज, 1993 में आई मर्चेंट आइवरी की फिल्म इन कस्टडी, 1993 में ही रिलीज हुई लिटिल बुद्धा, मलयालम फिल्म वानप्रस्थ द लास्ट डांस और ब्रिटिश फिल्म हीट एंड डस्ट जैसी फिल्में मुख्य है। विज्ञापन में तबला बजाकर लहराते बालों के साथ वहा ताज कहने का जाकिर हुसैन का अंदाज सबको याद है और उनके तबले की थाप सुनने वालों के कानों में दुनिया भर में हमेशा गूंजती रहेगी। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। तो इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। यहाँ पर मुझे आप इजाजत दीजिए, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे हम। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।